नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल नाम दाम और काम। दरअसल शानदार बुल रन के बाद बाजार करेक्शन के दौर से गुजर रहा है। दूसरी तिमाही में कमजोर नतीजे और एफआईआईज की बिकवाली के चलते बाजार रिकॉर्ड हाई से करीब 10% फिसल चुका है। अब सवाल ये है कि गिरावट क्या और बढ़ेगी या फिर अब रिकवरी का फेज शुरू होगा। दिग्गज एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउसेस की माने तो मार्केट में अब बिकवाली का दौर खत्म होगा और नई तेजी की तैयारी शुरू होगी। और अगर ऐसा सच में होता है तो ये फिर क्या खरीदारी का मौका है? क्या यहाँ पर खरीदारी का मौका बन सकता है? अगर आप वाकई में इस गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढ रहे हैं तो आपको समझदारी से शेयर का नाम चुनना होगा, उसका दाम और कंपनी का काम देखना होगा। तो शुरुआत करते हैं इसी थीम के साथ इस स्पेशल शो की। हमारे साथ इस खास शो में एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल, शेर खान बाय बीएनपी पारिबास के संजीव होटा और आनंद राठी शेयर्स के नरेंद्र सोलंकी बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और पहले तो इस थीम का तो हमने जिक्र किया, इस शो की थीम का नाम दाम और काम, यानी ऐसी कंपनी जिसका नाम भी हो, जिसका दाम भी वाजिब हो और काम भी अव्वल नंबर का हो। लेकिन इस नाम के पीछे का जो लॉजिक है वो है आज होने वाली रिलीजेस का। एक ऐसी पिक्चर जो कि 20 साल पुरानी है, अजय देवगन स्टारर। एक और पिक्चर रिलीज हो रही है आज, देखना हो किस तरीके का रिस्पांस होता है। वो है अभिषेक बच्चन की आई वांट टू टॉक। ये भी काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेक्टेड है। करते हैं नरेंद्र जी के पास, चलते हैं नरेंद्र जी। नाम या फिर आई वांट टू टॉक, दोनों में से कोई देखना चाहेंगे? जी, मैं तो नाम नाम पिक्चर पे प्रेफरेंस दूंगा डेफिनेटली। और आजकल डेफिनेटली ये दौर चल रहा है कि जो पुरानी जो पिक्चरें थी, जो 90s की 2000s की जो हिट्स थी, उनका री रिलीज का दौर चल रहा है। तो काफी अच्छी पिक्चर्स हमने देखी भी हैं पिछले 4-5 हफ्तों में, और आगे भी काफी मूवीज इस तरीके की आ रही है। तो डेफिनेटली एक अच्छी शुरुआत है आज की जनरेशन को स्पेशली देखने के लिए कि किस टाइप की स्टोरीज और स्क्रीन प्ले हुआ करता था पहले की पिक्चरों में, और गाने हुआ करते थे जो कि काफी फेमस गाने उस दौर में हमने देखने को मिले। तो मेरा तो प्रेफरेंस नाम मूवी पे रहेगा। ओके। संजीव जी, आप 20 साल बाद रिलीज हो रही है नाम, आप देखना चाहेंगे इसे या फिर आई वांट टू टॉक? क्योंकि आई वांट टू टॉक भी अगर हम बाय नेम देखें या थीम देखें इस पिक्चर की तो लग तो इंटरेस्टिंग रही है। गुड आफ्टरनून। देखिए, ये मूवी के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, तो देखते हैं क्या क्रिटिक्स बोलते हैं, क्या इसका आता है। जब एक बार अगर अच्छे रिव्यूज आ गए तो डेफिनेटली जाके देखेंगे, बट अभी पता नहीं है कैसी होगी। ओके, चलिए सनी का भी पूछ लेते हैं। सनी, आप देखना चाहेंगे दोनों में से कोई? एक्चुअली ड्यूरिंग दिस वीकेंड अब हम लोग की कंपनी की ऑफ साइड है, तो हो नहीं पाएगा मूवी जाना। तो मैं भी जब ओटीटी पे रिलीज होगी तब देखना पसंद करेंगे। ओके, वैसे ये सेफ स्ट्रैटेजी भी है कि पहले आप परफॉर्मेंस देखें पिक्चर की और उसके बाद ओटीटी पर देखें। पैसे भी कम खर्च होंगे और समय भी आपका बचेगा। अच्छे रिव्यूज़ देखने के बाद जैसे रिव्यूज़ है उसके बेसिस पे मूवी को देखना। और इसी तरीके की स्ट्रैटेजी स्टॉक इन्वेस्टमेंट में भी काम करती है कि जल्दबाजी ना करें निवेश करने में, पहले देखें किस तरीके का परफॉर्मेंस उस कंपनी की तरफ से आ रहा है और तब उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे। बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी, जैसे सनी और संजीव जी ने भी मेंशन किया। लेकिन अब शुरुआत करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है। नरेंद्र जी, पहले तो एक क्विक आउटलुक मार्केट्स पर। इनफैक्ट हाल फिलहाल में जो भी चर्चा हमारी तमाम गेस्ट से हुई है, सबका मानना यही है कि शायद यहाँ से बहुत डाउनसाइड नहीं है, थोड़ा बहुत मार्केट और नीचे आ सकता है, लेकिन अगले 3 से 6 महीने जो हो सकते हैं वो पोर्टफोलियो बिल्डिंग के रह सकते हैं। आपकी राय क्या है? जी, डेफिनेटली अगर आप देखें तो सारे जो बड़े इवेंट्स थे, रिजल्ट्स हो गया, इलेक्शंस हो गए, वो भी ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। बस एक जियोपॉलिटिकल थोड़ा-सा रिस्क है जिसके कारण वोलेटिलिटी हो सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे देखें तो मार्केट्स ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्काउंट कर चुका है, और उसके बाद जिस हिसाब से करेक्शन भी आया है 11% के आसपास निफ्टी में, और बाकी जो स्टॉक्स हैं वो 20 से 30% के आसपास गिरे हैं। तो वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव ज़ोन में डेफिनेटली आ चुकी है, और यहाँ से जो अर्निंग्स ग्रोथ है वहाँ पे पिकअप होने का ही गुंजाइश है। और खासकर जो इंडिया सेंट्रिक बिजनेसेस हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो, कैपिटल गुड्स हो, तो इन्वेस्टमेंट्स जो गवर्नमेंट का कर रही है वो भी फिलहाल अभी तक इस ईयर में इतना सबड्यूड रहा है, लेकिन आगे जाके वो डेफिनेटली काफी तेज गति से पिकअप करेगा। तो काफी अच्छी ग्रोथ रिबाउंड होने की हमारी आशा है। तो ये डेफिनेटली नेक्स्ट जो 2-3 मंथ्स है, ये एक स्टॉक पिकिंग जोन है। यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना स्टॉक पिक करके पोर्टफोलियो डेफिनेटली बना सकते हम्म
आपका कंफर्ट कहाँ है संजीव? अभी अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट दिख रहा है। जी, जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट है वहाँ पे बैंकिंग एक सेक्टर है, मुझे लगता है कि अभी भी बहुत ही कंफर्ट जोन में है। और इंश्योरेंस एक सेक्टर है जहाँ पे अच्छे अर्निंग विजिबिलिटी आने की संभावना है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि रियलिटी सेक्टर, ऑटो एंसिलरीज, ये सब अच्छे सेक्टर है जहाँ पे वैल्यूएशन अभी भी इतने एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे है नहीं। और जहाँ पे अर्निंग विजिबिलिटी है, मुझे लग रहा है वो प्रीमियम पे ही ट्रेड करेंगे। तो मुझे स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। और सेक्टर स्पेसिफिक बोला जाए तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑटोज, रियलिटी एंड सम पॉकेट ऑफ इंडस्ट्रियल पसंद है हमको। सनी, अगर एक सेंस लेना चाहें तो मैक्सिमम रिस्क डाउनसाइड में कितना आपको दिख रहा है परसेंटेज टर्म्स में? 3, 4, 5% कितना मार्केट मैक्स अगर नीचे है तो आ सकते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के मुकाबले? और आपको वैल्यूएशन कंफर्ट या फिर इन्वेस्टमेंट कंफर्ट किन किन पॉकेट्स में दिखाई दे रहा है? ये डेफिनेटली अगर हम निफ्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन अब कंफर्ट बैंड में है। क्लोज टू 20 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर हम ट्रेड कर रहे हैं। और इंडिविजुअल अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो जैसे संजीव जी ने कहा कि बेसिकली जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल है। एट द सेम टाइम अगर मैं ग्रोथ की बात करता हूँ तो होटल सेक्टर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसे ज्वेलरी, वहाँ हमें लगता है कि अभी भी जो ग्रोथ मोमेंटम है बरकरार रहेगा। आई थिंक मार्केट की जो बॉटम है मैं उसे जज नहीं करना चाहूंगा, रादर देन मैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेना चाहूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट में एक जो बेस फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी अब पिछले एक सप्ताह से चल रहा था। तो अब यहाँ से जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, जो कंपनीज में अच्छे नतीजे आएंगे, आउटलुक अच्छी है, वो सब वहाँ मुझे लगता है कि एक्शन बना रहेगा मार्केट में। ओके, तो चलिए, मौका है खरीदारी का, स्लोली एंड ग्रेजुअली पोर्टफोलियो बिल्डअप करने का। यही व्यू है हमारे तीनों गेस्ट का। और चलिए अब इन्हीं की मदद से आपका पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं। 3 सिलेक्टेड पिक्स हमारे तीनों एक्सपर्ट से पूछते हैं और इन 9 स्टॉक्स में से आप चुनकर अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं नरेंद्र जी के साथ। नरेंद्र जी बताइए, पहला इन्वेस्टमेंट आइडिया आपकी तरफ से क्या रहेगा? क्या इन्वेस्टमेंट राशनल है? जी, सबसे पहला हमारा लार्ज कैप आइडिया है और कंपनी का नाम ही पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। और ये कंपनी ने भी बहुत नाम कमाया है। लीडिंग ट्रांसमिशन कंपनी है जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है इंडिया वर्ल्ड के अंदर। और कंपनी जो ऑपरेट करती है वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन एसीएम डीसी के अंदर ऑपरेट करती है। और सबसे अहम बात, मार्केट की जो ग्रोथ है वो जो पहले 4 से 5% हुआ करती थी, वो अब हमने देखा है कि बढ़ के 6 से 7% की ओर जा रही है। और जिस हिसाब से पावर कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है और जिस हिसाब से नए सेक्टर्स उभर के आ रहे हैं, जिससे कि पावर की जो डिमांड है वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से ग्रो कर रही है, तो यहाँ पे जो केपेक्स कंपनी को रिक्वायर्ड है वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से करना होगा। और वही गवर्नमेंट का भी प्लान है। अगर आप नेशनल इलेक्ट्रिसिटी जो प्लान है वो नया वाला देखेंगे तो 1 लाख गीगावाट बाय 2030 जो करने चार्जिंग स्टेशन है ईवी के वो बनाने हैं। और जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो भी ऑलमोस्ट काफी तेज गति से बढ़ानी है। तो इसमें डेफिनेटली कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक रनवे है ग्रोथ का। तो आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। हमारा इसके अंदर जो टारगेट है वो 365 रुपीज का है फिलहाल। ठीक है, तो पावर ग्रिड पहला इन्वेस्टमेंट आइडिया नरेंद्र सोलंकी जी की तरफ से। खरीदारी की सलाह ये दे रहे हैं, इसे पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं लंबी अवधि के हिसाब से। चलिए, तो एक ट्रेड आते हुए दिखा है और यहाँ पर जो लक्ष्य आपके रहेंगे इन्वेस्टमेंट के वो 365 के रहेंगे पावर ग्रिड में। बात करते हैं अब सनी से। सनी बताइए, आपकी तरफ से पहला स्टॉक आइडिया क्या होगा? मेरे तरफ से पहला आइडिया रहेगा बैंकिंग सेक्टर से और हमने चुना है आईसीआईसीआई बैंक को। और इसे चुनने का कारण ये कि काफी अच्छे नतीजे बैंक ने डिक्लेयर करे थे Q2 में। ये हमने देखा था कि डिपॉजिट और जो लोन ग्रोथ है दोनों में तकरीबन 15.5% की ग्रोथ हमने देखी थी। एट द सेम टाइम जो एसेट क्वालिटी है वहाँ हमने इंप्रूवमेंट होते हुए देखा था। और हमारा ये मानना है कि आने वाले अगले 2 सालों में जो बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ है तकरीबन 15-16% की मेंटेन रहेगी। एट द सेम टाइम जो अगर मैं एसेट क्वालिटी की बात करता हूँ तो क्रेडिट कॉस्ट तकरीबन 40-50 बेसिस पॉइंट पे रहेगा। और नीम जो है 4.2 to 4.3% के बैंड में अगले 1 साल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो FY26 के बुक वैल्यू पर तकरीबन 2.5 टाइम्स प्राइस टू बुक मल्टीपल पर ट्रेड हो रही है और आरओई 16 से 18% के बीच में रहेगी। इसी के चलते आईसीआईसीआई बैंक को 1450 के टारगेट से लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ओके, तो लॉन्ग टर्म
के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक को पोर्टफोलियो में जगह दे, ये सजेशन है। अच्छा सनी, एक चीज और, आपने आईसीआईसीआई बैंक का जिक्र किया है, तो जो छोटे पीएसयू बैंक्स हैं या मिड साइज पीएसयू बैंक्स हैं, उन पर आपकी सलाह क्या है? क्योंकि बहुत इन्वेस्टर्स हैं जो कि हायर लेवल्स पर भी उन स्टॉक्स को ओन करते हैं और लोअर लेवल्स पर भी खरीदे हुए हैं, उनके लिए सजेशन क्या रहेगा अगर हम मिड साइज सरकारी बैंकों की बात करें तो? आई थिंक अगर पीएसयू बैंक में किसी को बेट लेना है तो आई थिंक अगेन आई वुड लाइक टू गो अहेड विद अ स्लाइटली लार्जर साइज बैंक्स लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक और इंडियन बैंक, जहां रिलेटिवली फ्रेंचाइजी बड़ी है और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के जो पोटेंशियल है बड़ी बैंक में आसान होते हैं। और अगर किसी को स्मॉलर साइज बैंक में बेट लेना है पीएसयू साइड में, तो आई थिंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजे काफी अच्छे आए थे। हालांकि वैल्यूएशन थोड़े ऊंचे है, मे बी बाय ऑन डिप की जो रणनीति है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करके। ओके, तो सरकारी बैंकों में लार्ज कैप्स के साथ ही कंफर्ट है, छोटे बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक स्टॉक हो सकता है जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं अगर उसी पॉकेट में जाना है तो। चलिए चलते हैं अब संजीव जी के पास। संजीव जी बताइए, आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया पहला कौन सा होगा? जी, जो पहला इन्वेस्टमेंट आइडिया है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा। एक सेक्टर जो लैग कर रहा था और वो है ट्रैक्टर सेगमेंट। और यहाँ पे अगर देखें तो अभी इंडस्ट्री का संभावना है कि 6 to 8% ग्रो कर सकता है FY25 में, और ऑप्टिमिज्म है कि FY26 में भी अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है ट्रैक्टर में, क्योंकि रिजर्वर लेवल में अच्छे पानी है और यहाँ पे लीडर है M&M। और अगर मैं पीवी सेगमेंट में आ जाऊं तो ये कंटिन्यूअसली मार्केट शेयर गेन कर रहा है, नए प्रोडक्ट लेके आ रहा है, वो एलसीवी में हो या एसयूवी में हो। और अभी नेक्स्ट वीक ही लॉन्च करने वाले हैं उनका पहला जो ईवी व्हीकल्स है, तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है महिंद्रा के लिए। वैल्यूएशन अभी भी कंफर्ट जोन में है, 25 टाइम्स ट्रेड कर रहा है कोर बिजनेस FY26 पे। और अगर एसओटीपी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ट्रिगर और भी प्ले आउट हो सकते हैं एमएनएम में, तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 3490। बिल्कुल, तो एमएनएम फोकस में रहेगा। और जैसे संजीव जी ने मेंशन किया, अगले हफ्ते 26 नवंबर को चेन्नई में ये लॉन्च होना है। अपनी 2 इलेक्ट्रिक ब्रांड्स जो कि इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगी, वो अनवील होंगी चेन्नई में। डेफिनेटली यहाँ पर पूरा इंटरेस्ट रहेगा। XEV और B, इन दोनों गाड़ियों पर नजरें रहेंगी और डेफिनेटली काम कर रही है कंपनी अपने पोर्टफोलियो पर, और इसी वजह से हमने मार्केट शेयर गेन भी एमएनएम की तरफ से होते हुए देखा है। इनफैक्ट संजीव जी, एमएनएम की आपने बात की तो एक क्विक कमेंट टाटा मोटर्स पर आपकी तरफ से, क्योंकि अगर हम दिग्गज ऑटो कंपनीज की बात करें तो टाटा मोटर्स अपने हाई से सबसे ज़्यादा करेक्ट हुआ है अगर बाकी कंपनियों से तुलना करें तो। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर रिसेंटली रिजल्ट्स आप देखें, कुछ चिंताएं दिखाई दी, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी थी। वो सेकंड हाफ को लेकर काफ़ी बुलिश हैं हर एस्पेक्ट से, जीएलआर की परफॉर्मेंस को लेकर भी, डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को लेकर भी। लेकिन इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जो उनकी यूएसपी थी या फिर उनके लिए जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था ईवीज, उस सेगमेंट में कंपटीशन अब तेजी से बढ़ रहा है। कैसे रेट करते हैं आप टाटा मोटर्स को इस करेक्शन के बाद? कि जिस तरह का एक सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने को मिला है टाटा मोटर्स में, वो डिस्काउंट ऑलरेडी कर रहा है जितने भी नेगेटिव्स हैं जिसे आपने बताया। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह के इंप्रूवमेंट आने वाले हैं, इसका अर्निंग ग्रोथ में हो या फिर बैलेंस शीट प्रोफाइल में हो, वो अभी डिस्काउंट नहीं कर रहा है ये प्राइस में। तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा लेवल है टाटा मोटर्स का ये प्राइस में। अगर किसी को नया एंट्री करना हो या किसी को ऐड करना है अपने पोजिशन को, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टाटा मोटर्स में। ओके, चलिए अब एक ट्रेड्स तो आपको मिले हैं हमारे तीनों ही गेस्ट की तरफ से। अब कुछ और आइडियाज को समझते हैं। नरेंद्र जी, पावर ग्रिड आपने चुना, दूसरा बताइए, दिग्गज स्टॉक के साथ जाएंगे या कुछ मिड कैप्स में भी आइडियाज आइडेंटिफाई किए हैं? जी, मिड कैप में भी है। हमारा दूसरा जो आइडिया है वो मिड कैप स्पेस से ही है और कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। कंपनी जैसे कि आप जानते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, चाहे वो लैपटॉप्स हो, मोबाइल फोन्स हो या फिर हाउस होल्ड अप्लायंसेज हो, उनका काफी बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और यही नहीं, कंपनी धीरे धीरे अपने ये सारे प्रोडक्ट्स में डिजाइन डेवलपमेंट के साथ साथ अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है और ज्यादा से ज्यादा मॉड्यूल्स जो है वो अपने किटी में लाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि कंपनी का मार्जिन काफी बेहतर तरीके से इम्प्रूव हो सके। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो जो लेटेस्ट जो हमने लास्ट वीक देखा कि जो BIS सर्टिफिकेशन एजेंसी है, उन्होंने जो चाइना से इंपोर्ट होने वाले इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं उनके रजिस्ट्रेशन से इनकार किया है। तो डेफिनेटली जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वहां पे आप AC, रेफ्रिजरेटर, इस टाइप के अप्लायंसेस का काफी ज्यादा बड़ा
डिमांड बढ़ता हुआ देखेंगे तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और कंपनी का जो कैपेक्स है वो भी काफ़ी अच्छी एग्रेसिव गति से चल रहा है। ऑलमोस्ट 550 से 600 करोड़ का कंपनी ने ऑलमोस्ट कैपेक्स प्लान किया है इस साल, जो कि अगले साल एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको आप डेफिनिटली लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। हमारा जो टारगेट है वो है 17,750 का। ओके, 17,750 का टारगेट है। खरीदारी की सलाह है लंबी अवधि के लिए। डिक्सन टेक दूसरा आइडन रेंज की तरफ से पहले इन्होंने रेकमेंड किया पावर ग्रिड, दूसरा रहेगा डिक्सन टेक। टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। चलते हैं अब सनी के पास। सनी बताइए, आईसीआईसीआई बैंक के बाद दूसरा आइडिया लार्ज कैप से ही पिक कर रहे हैं या मिड कैप्स में भी कुछ आइडेंटिफाई किया है आपने? मिड कैप से मैं पिक करना चाहूंगा और हमने चूज किया है दीपक फर्टिलाइजर को विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1600 एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 12 मंथ। ये कंपनी को चूज करने का कारण ये रहा है कि इट्स अ वेल डाइवर्सिफाइड केमिकल कंपनी जो प्रीडोमिनेंटली फर्टिलाइजर एज वेल एज केमिकल स्पेस में ऑपरेट करती है। क्वार्टर 2 में काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे कंपनी ने पेश किए थे, जहां हमने देखा कि रेवेन्यू, इबिटा और पैट तकरीबन 13%, 73% और 240% बढ़ करके 2747 करोड़, 494 करोड़ और 214 करोड़ का कंपनी ने दर्ज किया था। इबिटा मार्जिन में हमने 600 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट होती देखी थी। अगर हम इसके कारोबार की थोड़ी डिटेल में बात करें तो प्रीडोमिनेंटली 3 सेगमेंट में काम करती है कंपनी। वन इज द टैन, जिसे कहते हैं टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट, जो प्रीडोमिनेंटली माइनिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। दूसरा है फर्टिलाइजर डिवीजन इसका, और तीसरा इंडस्ट्रियल केमिकल डिवीजन। और बेसिकली अगर आप एंड यूजर मार्केट देखेंगे तो माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, एग्रो। तो मुझे लगता है कि एक वेल डाइवर्सिफाइड केमिकल कंपनी है। एट द सेम टाइम मार्केट लीडरशिप भी है। अगर हम माइनिंग केमिकल टैन की बात करें तो 40% मार्केट शेयर है इंडिया में। इंडस्ट्रियल केमिकल में अगर हम आईपीए, जिसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं, उसमें तकरीबन 30% का मार्केट शेयर है। और क्रॉप न्यूट्रिशन बिजनेस में तकरीबन 44% जो रेवेन्यू है इनका लीडिंग बेसिकली वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर से आता है। एट द सेम टाइम इनकी जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन और जो एक्सपेंशन का प्लान है, इसके चलते हमें लगता है कि आगे की जो ग्रोथ पोटेंशियल है काफी अच्छी है। हमारा ये मानना है कि FY26 में कंपनी तकरीबन 1000 करोड़ का पैट दर्ज करेगी। आज के डेट में 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 16 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर कंपनी ट्रेड हो रही है। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो 15 से 16% की रिटर्न ऑन इक्विटी हम एवरेज में अगले 2 साल में आते देखेंगे। इसी के चलते लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने की राय रही। वैसे सनी, अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करें तो आपने दीपक फर्टिलाइजर की बात करी, डाइवर्सिफाइड कंपनी है, जैसे आपने खुद मेंशन किया। कमोडिटी केमिकल मेजरली वो सेगमेंट है जिसका ये हिस्सा है। लेकिन अगर हम कमोडिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें, कैसे देखते हैं आप इस सेक्टर की परफॉर्मेंस यहाँ से आगे जाते हुए इन जनरल? हालांकि जो सेक्टर में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट होते नजर आ रहा है। जब अगर हम चैनल इन्वेंटरी की बात करें या चाइना डंपिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सेक्टर है इसमें अब स्टेबिलिटी आती नजर आ रही है। और अगले आने वाले 4 से 8 क्वार्टर में हम एक बेहतर इंप्रूवमेंट की उम्मीद करते हैं। अगेन ये जो सेक्टर है काफी वेल डाइवर्सिफाइड और काफी बड़ा सेक्टर है। तो सर्टन एग्रोकेमिकल कंपनीज जो है वहां हमें लगता है कि थोड़ा बेहतर पोटेंशियल रहेगा। केस इन पॉइंट पीआई इंडस्ट्री, रैलीज, जिनके नतीजे काफी अच्छे आए थे। तो आई थिंक एग्रोकेमिकल जो स्पेस है उसके ऊपर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में फोकस किया जा सकता है। ओके, चलिए, तो बात हुई केमिकल सेक्टर की। और जैसे आपको बताया गया, दीपक फर्टिलाइजर एक स्टॉक जहां पर आप 12 महीने के नजरिए से खरीदारी का व्यू लेकर चल सकते हैं। संजीव जी, आप बताइए, M&M आपने पिक किया, दूसरी रिकमेंडेशन क्या रहेगी? अगर मिड कैप स्पेस से बात करूं तो आईटी सेक्टर हमें पसंद है और इसमें मैं एक मिड कैप कंपनी जो मैशटेक है उसको रिकमेंड करना चाहूंगा। नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग है, कंसिस्टेंसी आ चुका है अर्निंग परफॉर्मेंस में और फर्स्ट हाफ में एक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। और हमें लग रहा है जिस तरह का एक ट्रैक्शन और मोमेंटम है डील्स में और नॉर्थ अमेरिका, यूके जो उसके प्राइमरी मार्केट है वहां पे अच्छी ग्रोथ विजिबिलिटी है। तो मुझे लग रहा है कि जो सेकंड हाफ ऑफ FY25 है वो भी बहुत स्ट्रांग अर्निंग डिलीवरी आ सकता है। और हेल्थ केयर वर्टिकल हो या बाकी सब वर्टिकल हो, वहां पे ऑर्डर जो इनटेक है बेस्टेक के लिए बहुत स्ट्रांग है। और वैल्यूएशन में अगर देखें तो अभी भी 23 टाइम्स ट्रेड कर रहा है FY26 पे और इसका जो अर्निंग कैगर है क्लोज टू 18% है FY24 to 27। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी एक पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिल सकता है आने वाले क्वार्टर्स में और अर्निंग अपग्रेड भी आ सकते हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लेवल पे है और इन्वेस्टमेंट के लिए तो अच्छा स्टॉक है। और नेक्स्ट 12 मंथ्स का टारगेट है यहाँ पे 3610।
रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो जानते हैं उनसे एक एक और इन्वेस्टमेंट आइडिया पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए। चल वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल, नाम दाम और काम। हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल, शेरखंड में बीएनपी पारिबास के संजीव होटा और आनंद रेड्डी शेयर्स के नरेंद्र सोलंकी बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज की, उन ऐसी कंपनियों की जिनका नाम तो है ही लेकिन उनका दाम भी वाजिब है और काम भी अव्वल दर्जे का है। दो आइडियाज हमारे तीनों ही मेहमानों ने आपको दिए हैं। एक एक आइडिया और उनसे पूछ लेते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट उनको दिखाई दे रही है, कहाँ इन्वेस्टमेंट कंफर्ट मिल रहा है। चलते हैं सीधे नरेंद्र जी के पास। नरेंद्र जी बताइए, आपने दो आइडियाज तो दिए, तीसरी रिकमेंडेशन क्या रहेगी? जी, तीसरा जो हमारा आइडिया है वो स्मॉल कैप स्पेस से है और कंपनी का नाम है तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड। कंपनी वायरलेस एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है, नेटवर्किंग इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है। और कंपनी के अगर आप ऑर्डर बुक देखें तो लगभग 5,000 करोड़ की कंपनी की ऑर्डर बुक है। और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी रही है। इवन जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आए थे वो भी बहुत बेहतरीन आए थे। मार्जिन्स में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया कंपनी ने। और कंपनी को भारत स्टेज 3 के जो नेटवर्क है इम्प्लीमेंटेशन के भी ऑर्डर्स हैं। और बीएसएनएल का जो 4G 5G रैंपअप जो अभी फिलहाल एग्जीक्यूशन स्टेज में है, वहां पे कंपनी एक काफी बड़ा प्लेयर है जो कि बीएसएनएल को मदद कर रहा है 4G रैंपअप करने में और नेटवर्क टावर्स इंस्टॉल करने में। इसके साथ ही इंडियन रेलवेज के जो कवच का जो सिस्टम है उसमें भी कंपनी एक काफी बड़ी अहम भूमिका निभा सकती है। और रिसेंटली टीटीएन और WDDM में भी एक प्राइवेट टेल्को से कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं। तो डेफिनेटली जो कंपनी के आगे जो ग्रोथ स्टोरी है वो बहुत ही बेहतरीन है। और बिकॉज बेस लो है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पीई थोड़ा महंगा दिख सकता है, लेकिन जो प्रॉफिट पैट का जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 80-90% के आसपास कंपनी क्वार्टरली ग्रोथ दिखा रही है। तो इसमें डेफिनेटली आप बाय करके चल सकते हैं। हमारा जो इसमें फिलहाल टारगेट प्राइस है वो है 1650 रुपए का। चलते हैं अब सनी के पास। सनी बताइए, तीसरा आइडिया आपकी तरफ से। तीसरा आइडिया मेरे तरफ से रहेगा आदित्य बिरला सनलाइफ एएमसी लिमिटेड विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1050 एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 12 मंथ। बेसिकली हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अगर हम सितंबर एंडिंग क्वार्टर की बात करते हैं तो इनका जो ईयूएम है 3.8 ट्रिलियन रुपीस का है और मार्केट शेयर 6.5% का है। इसे चूज करने का कारण ये रहा है कि Q2 में काफी धमाकेदार नंबर कंपनी ने पेश किए थे। अगर हम एयूएम की बात करें तो 24% हमने इसमें इंक्रीमेंट होते देखा था और इक्विटी एयूएम जो है उसमें 39% का इंक्रीमेंट होते देखा था। इसी के चलते जो इक्विटी एयूएम का जो मार्केट शेयर है ओवरऑल पाई में वो 47% हुआ है 42% से बढ़ करके। एसआईपी इनफ्लो भी हमने देखा है 47% ऊपर रहा था सितंबर क्वार्टर में। ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 36% ऊपर थे, 242 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया था। हमारा ये मानना है कि कंपनी जिस तरह से टर्न अराउंड कर रही है, मुझे लगता है कि मार्केट शेयर का गेन हम आगे जाकर के देख सकते हैं और कंपनी में पोटेंशियल है कि FY26 में 1100 करोड़ का पैट दर्ज कर सकती है। 22 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर मिल रही है, पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। समय की कमी है संजीव जी, संक्षेप में आपका तीसरा आइडिया क्या रहेगा? जी, इंडियन होटल्स हमें अच्छा लगता है। कंपनी अभी एनालिस्ट मीट में बहुत ही प्रॉमिसिंग आउटलुक देखती है। बाय 2030 रेवेन्यू डबल हो जाएगा, जो प्रॉपर्टी है वो डबल हो जाएगा, 700 होटल्स हो जाएंगे बाय 2030। मार्जिन्स और रिटर्न रेशियो वो इम्प्रूव होंगे और ऑलमोस्ट डिविडेंड पे आउट जो होगा 20 to 40% ऑफ पैट होगा, डिस्पाइट की 5,000 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है कंपनी। तो ये एक एफ्लुएंट इंडियन हो या फिर पर कैपिटा इनकम ग्रोथ स्टोरी हो इंडिया का, बेटर एक स्टोरी है इंडियन होटल्स। तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 910। चलिए, तो तीन आइडियाज तीनों गेस्ट की तरफ से आपको मिले हैं। क्विकली एक रिकैप आपके सामने लेकर आते हैं। अगर आपने कोई स्टॉक मिस किया है तो नोट कर लीजिए फटाफट से। पहले लेकर आते हैं संजीव जी का पोर्टफोलियो ही। 3 स्टॉक्स इन्होंने रेकमेंड किए हैं, मास्टेक, इंडियन होटल और M&M। 1 साल के हिसाब से खरीदारी करके आप चल सकते हैं इन स्टॉक्स में। नरेंद्र सोलंकी जी ने जो 3 स्टॉक्स बताए उसमें पावर ग्रिड, डिक्सन टेक, तेजस नेटवर्क है और सनी अग्रवाल की चॉइसेस हैं ICICI बैंक, दीपक फर्टिलाइजर्स और आदित्य बिरला सनलाइफ AMC। तो ये रहे 9 बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडियाज अगले 1 साल के हिसाब से। शुक्रिया आप तीनों के ही शो में आने के लिए और अपनी चॉइसेस बताने के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से हमारे व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए। इसी के साथ स्पेशल शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।